हेलो विद्यार्थियों। पिछले सेशन में हमने लोकतंत्र के अर्थ, परिभाषा, प्रकार और उदारवादी जो लोकतंत्र है उसके ऊपर चर्चा की थी। आज हम लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं प्रमुख रूप से बहुलवादी सिद्धांत, अभिजनवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत, लोकतंत्र का सहभागिता मूलक सिद्धांत, लोकतंत्र का विमर्शी सिद्धांत और लोकतंत्र का सार्वदेशीय सिद्धांत। तो पहले जो लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसके जो समर्थक हैं वो आर्थर बेंटले, ट्रूमैन, डहाल, लिंडबलम ये आदि लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। बहुलवाद जैसे कि हम जब संप्रभुतावादी जो सिद्धांत है जहाँ से ये धारणा निकल के आई कि एकलवाद और बहुलवाद की जो सत्ता और जो शक्ति है उसका जो केंद्र है वो एक ही जगह केंद्रित होना चाहिए, और जैसे कि ऑस्टिन, हॉब्स वगैरह इस बात का समर्थन करते हैं। उसी के प्रति उत्तर में जो बहुलवाद है वो ये मानता है कि शक्ति का केंद्र केवल राज्य नहीं है, कि जिस प्रकार राज्य के अंतर्गत अन्य संघ भी होते हैं उन संघों की भांति ही राज्य भी एक संघ है, तो जो शक्ति है वो अन्य संघों में भी बटी हुई होनी चाहिए। तो ये बहुलवाद का मूल मोटो है। तो उसी आधार पे लोकतंत्र के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक विचार और बहुलवाद के बीच जो समन्वय का काम है उसी का परिणाम है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। तो इनके अनुसार सत्ता अविभाज्य रूप में राज्य में ही केंद्रित नहीं होती बल्कि समाज के अन्य संघों जैसे चर्च, विश्वविद्यालय, आर्थिक संगठन के मध्य भी विभाजित होती है। तो इन विभिन्न समूहों के बीच राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु सत्ता संघर्ष की प्रक्रिया चलती रहती है और वह परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं और सहमति बनाते हैं तथा जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है वो अभिजनवादी जो सिद्धांत है उसकी तुलना में अधिक लोकतांत्रिक है, जो कि सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, जो राजनीतिक शक्ति है उसके विकेंद्रीकरण पर अधिक बल देते हैं। तो यहाँ यदि हम इसमें जो कमियाँ देखें तो वो ये होगी कि इसमें समूह प्रमुख है, व्यक्ति गौण है, जबकि लोकतांत्रिक जो मूल्य उसमें जनता के लिए जनता द्वारा शासन और जो राजनीतिक मूल्य है उसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व के विकास का सर्वाधिक जोर दिया जाता है, जबकि ये समूह की चर्चा करते हैं। और उन समूह में भी आर्थिक जो समूह हैं वो इनके हिसाब से प्रमुख होते हैं। और इस दृष्टि से जो आमजन की जो समस्या है उसके प्रति इनका ध्यान क्या रहता है, गौण रहता है। ये केवल समूहों की बात करते हैं और समूहों का जो वो है उसके ऊपर अधिक बोल देते हैं। यदि हम इसका महत्व देखें तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर प्रमुख जोर देते हैं। जितने भी जो सामाजिक संगठन है, समूह है, वो संस्था हैं, उनकी भूमिकाओं पर भी ये महत्व देते हैं। तो जो बहुलवादी जो सिद्धांत है लोकतंत्र का वो ये मानता है कि जो शासन का जो भाग है वो समूहों में बटा हुआ होना चाहिए। अगला जो सिद्धांत है वो है अभिजनवादी सिद्धांत, जैसे पैरेटो, मोस्का, मिचेल्स, C.W. मिल्स, बर्नहाइम, शुम्पीटर आदि इसके समर्थक हैं। तो ये मानते हैं जो ये अभिजनवादी सिद्धांत है ये लोकतंत्र और अभिजनवाद के अद्भुत सम्मिश्रण से विकसित हुआ है। एक टर्म चलती है इसमें पॉलिटिकल साइंस में, एलीट थ्योरी, अभिजन चिंतन, जिसके अनुसार कि कुछ लोग शासित होने के लिए और कुछ शासन करने के लिए ही पैदा हुए। तो इस प्रकार का जो भेद है वो हमेशा विद्यमान रहता है। तो जो अधिक बुद्धिमानी है और जिसके पास पैसा है और जो प्रभावशाली है वो ही शासन करने योग्य है, ऐसा इस प्रकार का ये अभिजनवादी थ्योरी का मानना है। तो ये मानते हैं कि प्रकृति से ही जनता अविवेकी, अपरिपक्व, उदासीन, असंगठित और अयोग्य होती है, जिन्हें एक राजनेता की जरूरत होती है, वरना फांसीवाद का विकास हो सकता है। इसलिए आम जनता कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों से अपना नेता चुनती है और उनसे शासित होती है, और वे नेता जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी कारण इसे अभिजनवादी लोकतांत्रिक कहलाते हैं। यानी जो अविवेकी जनता है वो ये मानते हैं कि प्रकृति ने इस प्रकार का भेद किया है कि वो शासन करने योग्य नहीं होती। कुछ ऐसे योग्य और
विवेकशील व्यक्ति होते हैं, जो शासन करने योग्य होते हैं, तो इसलिए उनके अंडर में इस प्रकार की जनता को शासित होना होता है। और वे अभिजनवादी इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें चुनाव के पश्चात नीति निर्माण क्रियान्वयन की स्वायत्तता पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। हालांकि उन नीतियों की आलोचना अवश्य होती है, लेकिन जनता और अभिजन आपस में जुड़े रहते हैं। तो यदि हम इसके महत्व के बारे में देखें तो ये मानते हैं कि वास्तव में सत्ता कुछ गिने चुने हाथों में ही होती है और वे ही जनता का मार्गदर्शन करते हैं और जनता अपने लक्ष्यों का निर्धारण नहीं कर सकती है। तो पश्चिमी जगत की बात करें तो लोकतंत्र कम ज़्यादा मात्रा में इसी मॉडल पर आधारित होता है। यदि आलोचना की दृष्टि से हम इस सिद्धांत को देखें तो ये लोकतंत्र के केवल राजनीतिक पहलू पर जोर देता है, जबकि लोकतंत्र क्या है, एक व्यापक अवधारणा है। इसमें संवेदनशीलता कम पाई जाती है, यहाँ जनता को राजनीतिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं होती है और यहाँ जनता केवल शासकों का चुनाव करती है, उन पर नियंत्रण नहीं। और यह अभिजनवादी अधिक और लोकतांत्रिक कम है। अगला जो सिद्धांत है लोकतंत्र का वो है आर्थिक सिद्धांत, जो कि एंथोनी डाउन्स ने दिया है, जो उसमें कि आर्थिक पहलू पर जोर दिया जाता है। तो अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक जो एंथोनी डाउन्स है वो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो तार्किक चुनाव उपागम के जो अनुप्रयोग है उसका उदाहरण ही लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के अनुसार डाउन्स मतदाता की पसंद और दल की प्रतियोगिता की प्रवृत्ति की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। डाउन्स के सिद्धांत को आर्थिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांतों को शामिल किया जाता है, जिसके अनुसार मानव को उपयोगिता के अधिकतम कर्ता के रूप में जाना जाता है और जिसका उद्देश्य कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हासिल करना चाहता है। तो एक साधारण अर्थों में ये समझें कि इसमें जो बाजार के जो नियम हैं वो ही चलते हैं कि जिसमें विचारों के जो दलाल हैं, जो कि राजनीतिक दल के रूप में होते हैं, वो अपने विचारों को यहाँ बेचते हैं और मतदाता अपनी पसंद के विचार खरीदकर उनकी तरफ आकर्षित होकर उनको अपना समर्थन देते हैं चुनावों के माध्यम से, और जो शासक वर्ग है वो उसके आधार पर सत्ता पे काबिज होता है। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत लोकतंत्र के आर्थिक पहलू पर बल देता है और जो मतदाता है और उसके मतदान के समय जो तार्किक चुनाव करने का जो विकल्प है उसको प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से एक नई दृष्टिकोण यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यहाँ यदि आलोचना की दृष्टि से देखें तो मतदाताओं की जो वरीयताओं की जो जटिलता है उसको समझ पाना बड़ी मुश्किल है और ऐसा कोई भी कारण नहीं जो यह बताए कि मतदाता और राजनीति ऐसा ही करते हैं, जैसा कि डाउन्स बताते हैं अपने सिद्धांत के माध्यम से। अगला जो सिद्धांत है वो है सहभागिता मूलक सिद्धांत, जो कि सीवी मैकफरसन उसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। तो ये जो सिद्धांत है सहभागिता मूलक सिद्धांत, जो कि फ्रांसीसी विचारक जे रूसो के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जो आदर्श है उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है और वर्तमान जो जटिल समाज है उसमें सहभागी लोकतंत्र का व्यवहारिक प्रयोग संभव नहीं है। फिर भी जो पैटमैन है, सीवी मैकफरसन है आदि सहभागी लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, जिसमें सामान्य नागरिक निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से सहभागी हो सके। और सहभागिता मूलक जो सिद्धांत है वो सहभागिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व का जो अभाव है इन सभी कमियों का समाधान करता है। तो इसके अनुसार स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है, जिसमें नागरिक सामुदायिक महत्व के विषयों और सामुदायिक आंदोलनों में सक्रिय सहभागी हो सके। तो एक दृष्टि से जो सच्चा लोकतांत्रिक जो समाज है उसमें सामाजिक सहयोग, व्यक्ति की सृजनात्मक शक्ति और क्षमता उसका विकास होता है, क्योंकि व्यक्ति मूलतः सृजक है, उपभोक्ता नहीं। तो रूसो के द्वारा जो सच्चा जो लोकतंत्र है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसके जो आदर्श है उन्हीं आदर्शों से दिशा ग्रहण करके सहभागिता मूलक लोक सिद्धांत के जो समर्थक है वो अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि पूर्ण रूप से वर्तमान में जो लोकतंत्र के जो स्वरूप है उसके अंतर्गत ये आदर्श अपनाने चाहिए। अगला है विमर्शी लोकतंत्र का सिद्धांत, जो कि सहभागिता मूलक जो लोकतंत्र है
उसकी ही प्रशाखा है और जो 80-90 के दशक में जो जर्मन दार्शनिक है हैबरमास, गटमैन, जॉन रॉल्स आदि के द्वारा यह विकसित किया गया। तो यह लोकतंत्र का रूप जो सार्वजनिक हित है उसको परिभाषित करने और निरंतर तार्किक विचार विमर्श एवं बहस की आवश्यकता पर बल देते हैं और तर्क द्वारा सहभागिता पर बल ये देते हैं, क्योंकि जो सार्वजनिक बहस की प्रक्रिया है वह तर्क, विवेकी और अधिक वैध निर्णय निर्माण की ओर ले जाती है। तो राजनीतिक चुनाव के लिए अवसर का होना ही पर्याप्त नहीं होता, अपेक्षाकृत सच्चा लोकतंत्र उपलब्ध जो विकल्प हैं उनको विचार विमर्श के द्वारा विकसित करने की इजाज़त यह सिद्धांत देता है। तो विमर्शी लोकतंत्र प्रत्यक्ष सहभागी लोकतंत्र के दूसरे रूप में सटीक रूप से चित्रित नहीं किया सकता। यह आंशिक रूप से सत्य है, क्योंकि विमर्शी लोकतंत्र के प्रवक्ता इसके प्रति संदेह रखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संभावनाएं आधुनिक समाजों में है, फिर भी यह संदेह रखते हैं कि क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र अनिवार्य है। तो चिंतनशील विमर्श का प्रकार उत्पन्न कर सकता है या नहीं, क्योंकि जो सहभागिता की जो मात्रा है वो सही नहीं है, गुणवत्ता की मात्रा ज़्यादा है और विमर्शी लोकतंत्र गुणवत्ता पर अधिक बल देता है और यही उसका प्रमुख आधार है। अंत में जो सिद्धांत है वो है सार्वदेशीय लोकतंत्र का सिद्धांत, जो ये मानता है कि लोकतंत्र की वह स्थिति है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पराराष्ट्रीय निगम, वैश्विक बाजार आदि विश्व के लोगों के प्रति उत्तरदायित्व रहे। तो जो डेविड हेल्ड हैं, आर्च बुकी, कार्लडार आदि ऐसे विचारक हैं जो ये मानते हैं कि क्षेत्रीय संसदों का निर्माण किया जाए। जो पहले से विद्यमान जो क्षेत्रीय निकाय है जैसे यूरोपीय यूनियन है, तो यूरोप में जिस प्रकार का मॉडल है उसी प्रकार से जैसे उसकी सत्ता में विस्तार किया जाए। राष्ट्रीय संसदों द्वारा जो मानवाधिकार जो अभिसमय हैं उनको लागू किया जाए, उनकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायालय के द्वारा किया जाए। यूएनओ को एक विकल्प के रूप में सच्ची लोकतांत्रिक व उत्तरदायी वैश्विक संसद का गठन किया जाए। तो इस प्रकार से जो भी वैश्विक स्तर पे जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन हैं उनके माध्यम से लोकतंत्र का विकास किया जाए। तो एक प्रकार से जो सार्वदेशीय लोकतंत्र का जो सिद्धांत है उसकी मूल भावना ठीक है, लेकिन ये एक काल्पनिक अवधारणा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र का समृद्ध होना असंभव है, क्योंकि नैतिक एवं राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहने वाला कोई प्रतिपक्ष नहीं है। तो इस प्रकार से ये वो मुख्य सिद्धांत हैं लोकतंत्र के, जिनके माध्यम से ये जो उनके समर्थक हैं और जो विश्लेषक हैं ये मानते हैं कि इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो भी लोकतांत्रिक के जो सिद्धांत है उनमें जो सबसे अधिक सफल और जो व्यवहारिक जो सिद्धांत है वो उदारवादी लोकतंत्र का सिद्धांत माना जाता है, जिसमें कि लोकतंत्र के जो सही मायने और जो सही मूल्य हैं वो उसमें समाहित हैं। और यदि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो विश्व के अधिकांश देशों में जो व्यवहारिक धरातल पर लोकतंत्र की उदारवादी सिद्धांत ही व्यवस्थित रूप से इन देशों में चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।